अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक कैश बजट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आसान सा सवाल है और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए ये सॉल्व करवाया जा रहा है। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। दो रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन 3 एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश बजट। कैश बजट बनाने के 3 एडवांटेजेस, 3 फ़ायदे, 3 बेनिफिट्स बता दो। नंबर 1 पहला हम लिख सकते हैं हेल्प्स कैश फ्लो प्लानिंग and control to ensure targets are met। यानी कि कैश बजट हमें हेल्प करता है, मदद करता है कैश फ्लोज की, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो कब होगा उसकी प्लानिंग और उसको कंट्रोल करने में। नंबर 2 आइडेंटिफाइज कैश सरप्लस so that funds may be invested or used appropriately। कैश बजट बना के हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस महीने सरप्लस होगा और हम अपने फंड्स को किस तरह से बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आइडेंटिफाइज कैश डेफिसिट to identify external फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि हमें इससे ये भी पता चल जाता है कि किस महीने अगर हमें किसी महीने एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कौन सा महीना होगा। पार्ट बी बोलते हैं प्रिपेयर द कैश बजट फॉर ईच ऑफ द 3 मंथ्स बिगनिंग ऑन 1 जुलाई 2019। तो हमें एक कैश बजट बनाना है और हमें जो कैश बजट बनाना है फॉर ईच ऑफ द 3 मंथ्स बिगनिंग जुलाई 2019, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने का हमें कैश बजट बनाना है। ठीक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीने का हमें कैश बजट बनाना है। ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं नहीं करूँगा, फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए मैं आपको इसके आंसर्स दूंगा, उससे चेक करिएगा। ठीक है, और मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को कैश बजट का एक रिसिप्ट्स और पेमेंट्स का आइडिया दे दूँ। देखिए जी, 2-3 सवाल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। बोलते हैं स्टैनली हैज़ बीन ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर फॉर मेनी ईयर्स विद अ ईयर एंड ऑफ 31 December। ही इज़ प्रिपेयरिंग अ कैश बजट एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द 3 months पीरियड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। ये आपको जुलाई से सितंबर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पहली चीज़, टोटल इनकम ऑफ $120,000 फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर क्रेडिट सेल्स विल बी कलेक्टेड इन इक्वल अमाउंट्स ओवर द 3 months। यानी कि रिसीवेबल से तो जो टोटल आपने रिसीवेबल्स को सेल्स करी है, यानी कि जो आपकी क्रेडिट सेल्स है, वो क्रेडिट सेल्स टोटल कुल मिलाकर $1,20,000 है और वो आपको तीनों महीने में एक बराबर मिलेगी। एक बराबर मिलने का मतलब ये है कि जुलाई के महीने में 120,000 डिवाइडेड बाई 3 40,000 रिसीव होंगे। आई रिपीट, जुलाई के महीने में 40,000 रिसीव होंगे। इसी तरह अगस्त में भी 120,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 40,000 रिसीव होंगे। और इसी तरह से सितंबर में भी 120,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 40,000 रिसीव होंगे। ठीक है जनाब। क्रेडिट सेल्स से जो पैसा आया पहले पॉइंट में लिखा हुआ था। ठीक है, कैश सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 25% ऑफ द कैश कलेक्टेड फ्रॉम ईच मंथ फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। देयर विल बी नो ट्रेड रिसीवेबल्स एट 1 जुलाई 2019। अच्छा जी, फिर बोलता है कि जो कैश सेल्स से पैसा रिसीव होगा किसी भी महीने या किसी भी महीने की जो कैश सेल्स होगी जिसकी एंट्री कैश डेबिट या बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट होती है, वो कैश सेल्स का अमाउंट जो है किसी भी महीने जो क्रेडिट सेल्स के पैसे कलेक्ट हो रहे हैं उसका 25% जो है उसके बराबर, यानी कि 40,000 का 25%, अगेन 40,000 का 25%, अगेन 40,000 का 25%। अब देखेंगे किसी भी तरह से आपको कैलकुलेशन दे सकते हैं। इन्होंने इसको यूं कह दिया कि किसी भी महीने क्रेडिट सेल्स का जो पैसा रिसीव होगा कैश सेल्स उसके 25% के बराबर होगी। हालांकि इन रियलिटी इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उसने बोल दिया कि भाई कैश सेल्स जो है वो जिस महीने क्रेडिट सेल्स का जितना पैसा रिसीव होगा उसके 25% के बराबर। तो आप सिंपली लिख लीजिएगा। अच्छा, अगला क्लॉज है वो परचेजेस के बारे में है। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ लाइंस छोड़कर और यहाँ पर जो है ना वो पेमेंट्स की हेडिंग भी डाल देता हूँ, क्योंकि अब हमारी पेमेंट्स की बारी आ रही है।
बोलता है टोटल क्रेडिट परचेजेस ऑफ $75,000 विल बी पेड फॉर इन इक्वल अमाउंट्स ओवर द 3 months पीरियड। क्रेडिट परचेजेस टोटल 75,000 होगी और हर महीने इक्वल पे करी जाएगी। तो क्रेडिट परचेजेस की जो मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट करूँगा 75,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 25,000 कर दूंगा जुलाई में, फिर वापस से 75,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 25,000 कर दूंगा अगस्त में, फिर वापस से 75,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 25,000 कर दूंगा मैं सितंबर में। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कैश परचेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 20% ऑफ द कैश पेड ईच मंथ फॉर क्रेडिट परचेजेस। जो आपकी कैश परचेजेस होंगी वो कैश परचेजेस आपके जो क्रेडिट परचेजेस का किसी भी महीने पैसा रिसीव होता है उसके 20% के बराबर होगी। आप सही से सेंटेंस को पढ़ें, वो बोलता है कि कैश परचेजेस जो होगी किसी भी महीने जितना पैसा रिसीव होता है क्रेडिट परचेजेस के ज़रिए उसका 20% यानी कि 5,000, फिर वापस से 20% यानी कि 5,000 और फिर वापस से 20% यानी कि 5,000। ठीक है, ये आपकी कैश परचेजेस होगी। अच्छा, कैश परचेजेस के बाद क्या बोलता है, द बैंक बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2019 इज एक्सपेक्टेड टू बी 3,500 यानी कि अब इसने, मैं कुछ लाइंस छोड़ के यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस हमें इसने दे दिया 3,500। ठीक है, फिर लिखा हुआ है स्टैनली इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ बैंक लोन ऑफ $30,000 ऑन 1 अगस्त 2019। कंपनी को 1 अगस्त 2019 को बैंक से लोन मिलेगा $30,000 का। जब बैंक लोन मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और बैंक लोन लायबिलिटी को हम क्रेडिट कर देते हैं और हमारे पास पैसे रिसीव होते हैं। और अगर पैसे 1 अगस्त को रिसीव हो रहे हैं तो वो मेरी एक रिसिप्ट्स है। मैंने लोन दिया नहीं है, मैंने लोन लिया है। लोन लेने का मतलब ये है कि मैंने 30,000 रुपये बोरो करे हैं यानी कि $30,000 मेरे पास अगस्त में आए हैं। इंटरेस्ट विल बी पेएबल मंथली इन एरियर्स एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट जो है वो एरियर्स में हर महीने 5% पे हो रहा होगा। नो कैपिटल विल बी रीपेड अंटिल जुलाई। अब देखिए, जब हम इंटरेस्ट की बात करेंगे ना, तो अब मैंने अगस्त में लोन लिया था, तो अगस्त का जो इंटरेस्ट बनेगा वो सवाल कहता है कि इंटरेस्ट विल बी पेएबल मंथली, हर महीने पे होगा। इन एरियर्स यानी कि अगले वाले महीने, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में, और 5% होगा। इसका मतलब मेरे पास सितंबर में जो इंटरेस्ट पे होगा वो मेरे लोन के अमाउंट के 5% के बराबर यानी कि 1,500 का जो इंटरेस्ट है। अच्छा, ये जो पर एनम रेट होगा, ठीक है, 5% पर एनम है तो एक महीने का कितना बना, डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 125 रुपये इंटरेस्ट मेरा सितंबर में पे हुआ होगा, जो कि अगस्त का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मंथली इंटरेस्ट पे होता है और एरियर्स में यानी कि एक महीने बाद पे होता है। इसके बाद 7 में लिखता है न्यू मशीनरी कॉस्टिंग $60,000 विल बी परचेज बाय चेक ऑन 15 अगस्त 2019। नई मशीनरी जिसकी कॉस्ट 60,000 है वो आप 15 अगस्त को ख़रीदोगे और चेक के ज़रिए 60,000 पे करोगे। तो इसका मतलब जब आप मशीन ख़रीदते हो तो आपका कैश आउटफ्लो होता है, आपकी पेमेंट होती है, और आप ये पेमेंट 60,000 की अगस्त में कर रहे हो तो अगस्त में यहाँ पर पेमेंट्स में 60,000 लिख देंगे। Stanley's policy is to depreciate machinery at 25% per annum using the reducing balance method. A full year's depreciation is charged in the year of acquisition. ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन की वजह से ना हम पैसे पे करते हैं ना हम पैसे रिसीव करते हैं, देयरफॉर ये इरेलीवेंट है। 8 में लिखता है स्टैनली रेंट्स पार्ट्स ऑफ हिज बिजनेस प्रेमिसेस फॉर 6,000 पर एनम एंड रिसीव्स दिस रेंटल इनकम ऑन अ मंथली बेसिस। यानी कि इसने अपने बिज़नेस का एक हिस्सा रेंट पर भी दे दिया और उस रेंट से इनकम आती है, पूरे साल की 6,000 है और माहाना बुनियाद पर आती है, यानी कि 6,000 डिवाइडेड बाई 12 विच मीन्स 500 जुलाई में आएंगे, 6,000 डिवाइडेड बाई 12 विच मीन्स 500 अगस्त में आएंगे, 6,000 डिवाइडेड बाई 12 विच मीन्स के 500 सितंबर में रिसीव होंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, जनरल एक्सपेंसेस आर पेड फॉर इन द मंथ फॉलोइंग दैट इन विच दे आर इनकर्ड। जनरल एक्सपेंसेस किसी भी महीने के जो होते हैं वो उस महीने से अगले महीने पे होते हैं। जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन जून अमाउंटेड टू 6,000। जून के जनरल एक्सपेंसेस 6,000 थे। दीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 5% इन जुलाई एंड अ फर्दर 5% इन अगस्त।
और ये जुलाई में 5% और फिर उसके बाद वाले महीने में मज़ीद 5% इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, वापस से पढ़ें अगर तो जनरल एक्सपेंसेस आर पेड फॉर इन द मंथ फॉलोइंग दैट इन विच दे आर इनकर्ड। अब देखें आपके पास जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लेकिन क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। देखिए सवाल कहता है कि जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन जून अमाउंटेड टू 6000। जून के जनरल एक्सपेंसेस 6000 हैं, जून के जनरल एक्सपेंसेस 6000 हैं, ठीक है। फिर सवाल में ये लिखा हुआ है कि जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन जून अमाउंटेड टू 6000, दीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% इन जुलाई एंड अ फर्दर 5% इन अगस्त। यानी कि जुलाई के जनरल एक्सपेंसेस क्या होंगे, इसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इसको 5% बढ़ाना है, या 6000 का 5% लेकर 6000 में ऐड कर दो तो 6300 जुलाई के होंगे। अच्छा, अगस्त के एक्सपेंसेस क्या होंगे, अगस्त के जो एक्सपेंसेस होंगे वो इसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि फर्दर 5% से इंक्रीज़ हो तो 6615 होंगे। अब सर यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त लिखने का क्या तुक है? तुक ये है कि वो ये कहता है कि जून का खर्चा जुलाई में पे होगा 1 महीने बाद। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज आर एक्सपेक्टेड टू जनरल एक्सपेंसेस आर पेड फॉर इन द मंथ फॉलोइंग दैट इन विच दे आर इनकर्ड। जून का पे होगा जुलाई में, जुलाई का पे होगा अगस्त में, अगस्त का पे होगा सितंबर में, 1 महीने बाद पेमेंट होगी। तो इसका मतलब जब मैं जनरल एक्सपेंसेस की पेमेंट लिखूंगा और मैं जो बजट बना रहा हूँ वो तो मैं बना रहा हूँ जुलाई, अगस्त और सितंबर का, तो जुलाई में पेमेंट हो रही होगी जून वाली, और फिर इसी तरह से अगस्त में जो पेमेंट हो रही होगी वो हो रही होगी जुलाई वाली, और इसी तरह से सितंबर में जो पेमेंट हो रही होगी वो सितंबर में पेमेंट हो रही होगी अगस्त वाली। 1 महीने बाद पेमेंट होती है, 1 महीने बाद पेमेंट होती है, 1 महीने बाद पेमेंट होती है। इसके अलावा सवाल में लिखा हुआ है स्टैनली मेक्स एनुअल कैश ड्राइंग्स ऑफ 15,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ईच ईयर। स्टैनली यानी कि बिज़नेस का जो ओनर है वो सालाना एनुअल कैश ड्राइंग करता है 15,000 की, पूरे साल में 15,000 की ड्राइंग्स करता है, 15,000 रुपये निकालता है बिज़नेस से कैश की फॉर्म में इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और एक बराबर पहली जनवरी और पहली जुलाई को एक बराबर पैसे निकालता है। यानी कि टोटल 15,000 हैं तो 7,500 जनवरी में निकालता है और 7,500 जुलाई में निकालता है। अब हमारे लिए जनवरी तो रेलेवेंट नहीं है लेकिन जुलाई हमारे पास रेलेवेंट है, और जुलाई में जो ड्राइंग्स की अमाउंट होगी वो 15,000 का डिवाइडेड बाई 2 आधा यानी कि 7,500 होगी। तो फाइनली मेरे ख्याल में हमने सारी पेमेंट्स भी पूरी कर ली, सवाल पढ़ते पढ़ते ही हम सॉल्व करते गए। अब हम क्या करते हैं, हम पहले तो जो है ना वो टोटल कर लेते हैं रिसिप्ट्स का। रिसिप्ट्स का टोटल कैसे आएगा, आपने इन सब का टोटल किया, ये आपके पास रिसिप्ट्स का टोटल आ गया, ठीक है, ये आपके पास रिसिप्ट्स का टोटल आ गया और ये आपने बना दिया यहाँ पे बॉक्स। अच्छा, इसी तरह से ये सारी की सारी पेमेंट्स है और ये जो आपकी टोटल पेमेंट्स है, टोटल पेमेंट्स जो हैं ये आपकी ये पेमेंट्स आ गई, ठीक है ना। अच्छा, फिर नेट रिसिप्ट्स स्लैश पेमेंट्स। सर नेट रिसिप्ट्स स्लैश पेमेंट्स कैसे आएंगी? नेट रिसिप्ट्स स्लैश पेमेंट्स ऐसे आएंगी कि फॉर एग्जांपल जुलाई में 50,500 रिसीव करे और 43,500 पे करे तो नेट 7,000। फिर ये ओपनिंग बैलेंस है, इस ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, 7,000 और 3,500 इन दोनों का एडिशन यानी कि 10,500। जो आपका जुलाई का क्लोजिंग होगा वो आपका अगस्त का ओपनिंग होगा, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग अगस्त की जो नेट रिसिप्ट्स होंगी यानी कि 80,500 माइनस 96,300, 80,500 रिसीव किया, 96,300 पे किया तो नेगेटिव 15,800 और 10,500 का ओपनिंग यानी कि 5,300 का नेगेटिव आ रहा है क्लोजिंग, और यही आपका सितंबर का जो है वो ओपनिंग होगा। सितंबर की जो नेट रिसिप्ट्स होंगी ये 50,500 की रिसिप्ट्स है, लेस 36,740 की पेमेंट्स, तो नेट 13,760 और इसको नेट ऑफ किया तो 8,460, ठीक है जी। तो ये हमने एक और कैश बजट बनाया, आराम से एहतियात से अच्छे से इस लेक्चर को देखें, एक एक बात को नोट करें और अच्छे से सारी चीज़ें करें और फिर अगली वीडियो पे बढ़िएगा। बहुत शुक्रिया।